हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना यूट्यूब चैनल रामा इंडो एकेडमी में स्वागत है। तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम का समय जो है ना अब ज़्यादा दूर रहा नहीं, बहुत करीब समय आ गया हुआ है। आज से करीबन 10 से 12 दिन ही बचा हुआ है ना। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कैसे लिख पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम है ना। तो देखिए, आज हम आपके लिए 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री का ऐसा लाए हैं जो एग्ज़ाम में श्योरली ही पूछा जाएगा, है ना। तो इसलिए आप ज़्यादा समय हम नहीं लेते हुए आइए डायरेक्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लाए हैं आपके लिए, ठीक है। तो देखिए, ज़्यादा समय तो गंवाना नहीं चाहिए, है ना। तो आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे हम। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि क्या होता है जब CO2 गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड चूना जल में प्रवाहित किया जाता है। फर्स्ट कम मात्रा में, सेकंड ज़्यादा मात्रा में। तो देखिए, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम CO2 गैस जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड चूना जल यानी कि लाइम वाटर में जब उसको हम फ्लो करते हैं तो उसका कलर क्या होता है, मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है ना। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन करने वाली बात क्या है कि कम मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में, ये क्या है सर। तो देखिए, फर्स्ट का हो गया आपका कि जब CO2 गैस कम मात्रा में चूना जल में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण चूना जल कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है ना। चूना जल दूधिया हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस फिगर में, ठीक है। देखिए, यहाँ जो है आपका एकदम लाइम वाटर है, जैसे इसमें CO2 गैस हम फ्लो करते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो गया है ना। चलिए अब देखिए, तो हम जान गए कि कम मात्रा में जब हम CO2 गैस डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, दूधिया यानी कि दूध की तरह हो जाता है। लेकिन जब हम CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ज़्यादा मात्रा में उसमें हम प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए बाबू, जैसे ही जब CO2 गैस जो है ज़्यादा मात्रा में चूना जल में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बनने कारण, है ना, जब ज़्यादा मात्रा में उसमें हम डालेंगे तो क्या बन जाता है बाबू, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जिसके कारण चूना का जल कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। रंगहीन यानी कि इसका कोई रंग ही नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है ना। क्या बन जाता है बाबू, ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बनने के कारण चूना जल रंगीन होता है। तो ये क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आइए तो बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सेकेंड क्या कह रहा है कि सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखिए। तो जैसा देख रहे हैं कि नाम में ही इसका जो है ना मतलब छिप रखा है, क्या, सूचक। सूचक का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर, है ना। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इंडिकेटर, यानी कि जो सूचना देता है वही है। तो देखिए, सूचक एक क्या है, रंजक होता है। सूचक क्या है, एक रंजक होता है जो किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में लाए जाने पर, अम्ल या क्षार के संपर्क में लाए जाने पर अपना रंग बदलता है। अम्ल या क्षार के संपर्क में जैसे ही लाएंगे सूचक तो क्या रंग बदल जाएगा, और उससे मुझे क्या मालूम चल जाएगा कि कौन सा विलयन अम्ल है या कौन सा क्षार है, ठीक है। इसका एक सूचक का नाम बताना है। तो नॉर्मली आप हल्दी बता सकते हैं, घर में जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हल्दी भी क्या होता है, जैसे अम्ल और क्षार के कांटेक्ट में आता है तो क्या वो कलर चेंज कर देता है ना। कभी आप देखते होंगे, जैसे सेकेंड देखिए लिटमस। आप कहेंगे सर ये लिटमस क्या हो, हल्दी तो समझे कि हल्दी आप यूज़ करोगे, यूज़ करने के बाद जैसे सरफ से हाथ धोगे तो आपका हाथ का कलर क्या होता है, डिस्कलर हो जाता है। डिस्कलर मतलब कि रेड टाइप का हो जाएगा, है ना। तो वो इंडिकेट करता है इसका। और लिटमस क्या है, तो लिटमस क्या है, लिटमस पत्र होता है, लिटमस पेपर, जिसमें जैसे ही एसिड के विलयन में, जैसे देखिए आप इसका यहाँ, जैसे ही हम यहाँ क्या 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 किए हैं बाबू कि लिटमस को जैसे एसिड के बेस में डाले हैं तो लिटमस का जो ब्लू कलर था वो क्या हो गया है, रेड हो गया है। ब्लू कलर क्या हो गया है, रेड हो गया है। और इसी लिटमस को जब हम रेड लिटमस को जो है ना बाबू क्षार में डालेंगे तो क्या हो गया है, ब्लू हो गया है। देख पा रहे हैं ना कलर, क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो बात समझ में आया ना। सूचक क्या होता है, तो सूचक क्या होता है, सूचक एक रंजक होता है जो किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में लाए जाने पर वो अपना रंग बदलता है। यानी कि सिंपल सा काम है सूचक का बाबू, अम्ल या क्षार का आइडेंटिफाई करना, पहचान करना, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम।
देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। आप बताइए, आपके दादी परदादी कहती होगी कि दही जो है ना वो क्या पीतल या तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, या कोई भी खट्टा पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, इसका कारण आज जानते हैं ना। तो देखिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टा पदार्थ इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि दही या खट्टा पदार्थ में क्या अम्ल होता है। क्या होता है बाबू? अम्ल होता है, और वो अम्ल क्या होता है, उस धातु के साथ अभिक्रिया कर हानिकारक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है। यदि मैं भी, अगर तुम लोग तो ठहरे एकदम कि नहीं मैं क्या खट्टा चीज जो है ना, चलो दही जो है पीतल के बर्तन में रख ही लेता हूँ, उसके बाद खाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो चलो अगर मान लिया कि तुम खा भी लिया ना, तो उसका रीजन क्या क्या होता है देख लो। खराबी क्या होता है, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, है ना। ये सब उसका लक्षण है। बात समझ में आ रहा है ना। तो पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें दही एवं खट्टे पदार्थ में, है ना, अम्ल होता है, और अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया कर हानिकारक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये हानिकारक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है जिससे हमारी पेट खराब हो सकती है, ठीक है, डायरिया हो सकती है। इसी कारण से जो है ना किसी भी खट्टे पदार्थ जो या दही को जो है ना पीतल या तांबे यानी कि धातु वाले बर्तन में नहीं रखा जाता है ना, पीतल तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए तो आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्या बोल रहा है कि फोर्थ नंबर हमारा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखिए। तो प्लास्टर का मतलब ये मत समझ लो कि घर का जो प्लास्टर होता है वो क्या कर रहे हैं सर, वो प्लास्टर नहीं, हाँ दूसरे वाला प्लास्टर समझो, जो आदमी गिर जाता है, गिरने के बाद हाथ पांव टूट के जो प्लास्टर लगा रहता है ना, वो प्लास्टर हुआ, वो प्लास्टर तुम समझ सकते हो। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र होता है बाबू कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, जिसको बोलते हैं हम CaSO4 इंटू 1/2 H2O, CaSO4 इंटू 1/2 H2O, राइट ना। चलिए इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग जो है शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ किया जाता है बाबू, शल्य चिकित्सा में जो है टूटी हुई हड्डी जो होती है तो उसको क्या प्लास्टर करने में इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कर रहा है बाबू, सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखिए। तो देखिए नाम से ही लग रहा है क्या, सूचक मतलब कि किसी का वो इंडिकेट करता होगा, है ना, बताता होगा, तो वही बताने वाले को हम क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। और सूचक क्या बताता है, तो सूचक एक रंजक होता है। सूचक क्या होता है बाबू, एक रंजक होता है जो अम्ल या क्षार के विलयन को दर्शाता है, अम्ल या क्षार का पहचान कराता है, सिंपल सा समझो। ठीक है ना, देखिए सूचक एक क्या है, रंजक होता है जो किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में लाए जाने पर अपना रंग बदल देता है। तो अपना रंग बदलेगा तो वही बताएगा ना जी कि वो अम्ल है कि क्षार है। और रंग कैसे बदलता है बाबू, एक एग्जाम्पल में क्या है, लिटमस। लिटमस देख लो, तो लिटमस होता है क्या बाबू, जब लिटमस को जो है ना, जैसे एक्टिविटी में देखिए आप, लिटमस को क्या, ब्लू लिटमस को हम जैसे एसिड यानी कि अम्ल में डाले हैं तो क्या हुआ है, उसको लाल कलर का हो गया है ना, क्या हो जा रहा है, लाल कलर का हो रहा है। और जब हम लाल लिटमस को क्षार में डाले हैं तो क्या हो गया है, ब्लू कलर का हो गया है, ब्लू कलर का हो गया है, राइट ना। तो ये रंग बदला, जैसे रंग बदला तो मालूम चल गया कि कौन सा अम्ल है, ब्लू से लाल हो गया तो वो हो गया अम्ल हो गया, और लाल से जो ब्लू हो गया वो क्या हो गया, क्षार वाला विलेन हो गया। इससे मुझे मालूम चला, है ना। अब ये लिटमस छोड़ो, घर में भी तुम यूज कर लेते हो, वो भी सूचक तुम्हारे घर में भी बहुत सारा है। जैसे कॉमन सी बात लेते हैं हम हल्दी का, हल्दी क्या है, हल्दी भी क्या है, सूचक है। अब हल्दी हाथ में लगा लो और क्या बोलते हैं उसको, साबुन या सरफ से हाथ धो, देखो तुम्हारा हाथ का कलर कैसे रेड कर देता है कि नहीं। तो वो भी क्या है बाबू, वो भी क्या है, सूचक है। ठीक है, तो सूचक समझ में आ गया कि अम्ल या क्षार को ये पहचान कराता है। बस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पे देखिए कि भूमिगत जल के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख करें। तो बाबू भूमिगत जल क्या होता है, भूमिगत यानी कि जो भूमि के अंदर रहती है।
तो इसका लाभ बहुत ज़्यादा है बाबू। पहला तो बात ये होती है कि भूमिगत जल जो होती है भूमि के अंदर, जैसे कि कुआं उआं हो गया, उसका पानी आप डायरेक्ट जो है भूमिगत जल का जो है ना सेवन कर सकते हो, पानी डायरेक्ट पी सकते हो, इसमें कोई खराबी नहीं होती है। तो देखिए भूमिगत जल स्वच्छ होता है, भूमिगत जल क्या होती है, स्वच्छ होती है, इसलिए इसे सीधे पीने में इस्तेमाल किया जाता है। पहला तो यूज हो गया ये। सेकेंड यूज क्या होता है कि कृषि कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। सॉरी, भूमिगत मतलब कि तुम ओपन कुआं को पानी नहीं पीना तो खराबी करेगा। भूमिगत जैसे कि कल हो गया, ठीक है, कल भी क्या तो भूमिगत पानी को नहीं पीते हैं हम, सीधे पीते हैं। क्या उसको गर्म करके पीते हैं, ये करके पीते हैं, फिल्ट्रेट करके पीते हैं। कल चलाया डायरेक्ट पानी निकाले और पी गया, और पहला तो काम हो गया कि सीधे हम पीते हैं। और सेकेंड और क्या होता है उसका कि भूमिगत देखते होगे कि खेत जो लोग सिंचाई इरिगेशन करता है तो उसमें क्या करता है, वो हैंडपंप स्टार्ट करता है, तो भी भूमिगत यानी कि अंदर के ही पानी को खींच कर ना बाहर वो खेतों में करता है, राइट ना। वो भी पानी कितना स्वच्छ होता है, जैसे कि कल से निकला हो, राइट ना। बचपन में बहुत नहाते थे हम। आइए हटाइए वो बात को, तो भूमिगत समझ में आ गया, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो आगे चलते हैं हम। देखिए तो 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दे, है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होगी कि जब भी कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करे या क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करे तो उसके फलस्वरूप क्या होती है, उत्पाद के रूप में लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है, तो वो क्या होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया, वो है ना। यानी कि डायरेक्ट इक्वेशन को फोकस कीजिए आप, जिसमें क्या हुआ उत्पाद में यानी कि प्रतिफल में लवण और जल बनेगा, तो समझ जाना वो कौन सा अभिक्रिया है बाबू, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है ना। जैसे देखिए क्या है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनता है, लवण तथा जल बनता है, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक क्षार है ये, और ये हाइड्रोक्लोरीन है ना, हाइड्रोक्लोराइड के अम्ल के साथ जो है ना ये अभिक्रिया किया है, अभिक्रिया करके क्या बनाया है, सोडियम क्लोराइड बनाया है, यानी कि लवण बनाया है, और यह H2O क्या बना है, जल बना है। क्या बना है, लवण और जल। लेकिन प्रतिफल के रूप में क्या बना, लवण और जल। तो यही फोकस करना है कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके, है ना, लवण और जल बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या हमारा बाबू, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि 2023 में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। अवक्षेप, अवक्षेप मतलब क्या होता है कि रेस्ट बच जाना, है ना। अवक्षेप यानी कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है ना। अवक्षेप बच जाना समझ में आ रहा है ना। जैसे मानते हैं कि आप कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि किसी के चापाकल से अगर बालू गिर रहा है तो क्या करते हैं कि एक बाल्टी में उसको पानी रखते हैं, चलाने के बाद क्या होता है, कुछ देर रखने के बाद उसमें जो बालू रहता है वो पेंदी में बैठ जाता है, और ऊपर का पानी क्या होता है, वो पीने लायक बन जाता है, पीने लायक बन जाता है। तो जो पेंदी में बच गया ना वो क्या हुआ, वही तो अवक्षेप हो गया ना। वो क्या हुआ बाबू, अवक्षेप हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए, जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो अभिक्रिया करके वो क्या बना देता है, बेरियम सल्फेट बना देता है, और साथ में ये सोडियम क्लोराइड का क्या बना देता है, अवक्षेप बना देता है। अवक्षेप का सिंबल ये होता है, ठीक है, बॉटम एरो होता है, ये जहां हो सिंपल से पहचान देना कि वो क्या होगा बाबू, अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। क्या होगा, अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। बात समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अवक्षेप बच जाना, और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बचेगा वो क्या होगा, अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। जैसे कि इस अभिक्रिया में जब सोडियम सल्फेट जो है बोरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया किया है तो वो क्या बना दिया है, बोरियम सल्फेट के साथ साथ सोडियम क्लोराइड का अवक्षेप बना रहा है, ठीक है। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। उष्माक्षेपी, श्वसन समझ रहे हैं ना, जो हम सांस लेते हैं, ब्रेथ इन, है ना, अरे सांस लेना सांस छोड़ना की प्रक्रिया क्या हुआ, श्वसन होता है ना। तो वो श्वसन प्रक्रिया जो होती है ना वो उष्माक्षेपी क्यों होती है, उष्माक्षेपी क्यों होती है। तो देखिए श्वसन जो है ना उष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी हम भोजन करते हैं तो भोजन में क्या मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट,
है ना। तो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है वो कार्बोहाइड्रेट टूट कर ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्लूकोज बनता है। भोजन में मुझे, मेरे भोजन में, मेरे नहीं आप लोगों को भी, सभी के भोजन में होता है बाबू, ठीक है ना। तो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनता है, और ये ग्लूकोज हमारे शरीर में मौजूद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से आता है? जो हम श्वसन की प्रक्रिया की है ना, उसी के दौरान ऑक्सीजन आया है। तो ये ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा देती है, और जिस ऊर्जा का उपयोग जो है हम अभी कर रहे हैं आपको पढ़ाने में, है ना, और सारी एक्टिविटी में करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो इसीलिए हम श्वसन को क्या करते हैं? ऊष्माक्षेपी कहते हैं, क्योंकि वह जो है हमें ऊर्जा देती है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बन जाता है, और ये ग्लूकोज हमारे शरीर में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे देखिए ये ग्लूकोज हो गया C6H12O6, ये क्या 6O2 और 6H2O के साथ मिक्स करके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में ऊर्जा हमें दे रही है ना। तो ऊर्जा, जैसे प्रतिफल में ऊर्जा निकल रहा है, यानी कि ऊर्जा का निष्कासन, तो वो क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना? अगर आया तो वीडियो को लाइक कमेंट करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या बोल रहा है हमें कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? ऊष्माक्षेपी, तो देखिए ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है, यानी कि ऊष्मा निकलती है, वो क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है वो क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी कहलाती है। जैसे देखिए प्राकृतिक गैसों का दहन हो गया, प्राकृतिक गैस का जो हम जलाते हैं, जलाने से जो उसमें ऊष्मा निकलती है वो क्या हुआ? वो भी ऊष्माक्षेपी हुआ। सिंपल सी बात है, जिससे ऊष्मा निकले, जिस अभिक्रिया से ऊष्मा का निष्कासन होता है वो क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी कहलाती है। जब हम मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ साथ क्या निकालती है? ऊर्जा निकालती है। तो ऊर्जा जैसे निकलेगी वो क्या हो जाएगा? हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ। जैसे श्वसन भी किसका एग्जांपल है बाबू? हमारा ऊष्माक्षेपी का है। ठीक है, आज सेकेंड क्या है? ऊष्माशोषी। तो शोषी का मतलब क्या होता है? अवशोषण करना। किसको अवशोषण करेगा? ऊष्मा, है ना, ऊष्मा को अवशोषित करेगा, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है वो क्या कहलाता है बाबू? हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है ना। जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो वो क्या कहेगा? ऊष्माशोषी कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, जब कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन होता है तो वो क्या करता है बाबू? ऊष्मा का एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वो अपघटित होता है। जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट जब अपघटित होती है तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है, राइट ना। तो ये क्या हुआ? ऊष्माशोषी का। तो ये दोनों में अर्थ समझ में आया। ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब क्या हो रहा है बाबू? ऊष्माक्षेपी मतलब कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का निष्कासन होता है, और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। दोनों कंप्लीट है। आइए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बाबू कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज याद है आपको, क्रियाशील धातु का, है ना। क्रियाशील धातु उसमें क्या है, आप उसके थ्रू ये बनेगा। ये क्या कर रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे ना, CuSO4 में Fe को, यानी कि आयरन को, तो वो क्या करता है कि लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। लोहा क्या है बाबू? कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। इसीलिए जैसे ही लोहा को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो लोहा क्या करेगा? कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। समझ में आया ना। लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, तत्व है, इसीलिए क्या करेगा? लोहा जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा, जिसके कारण उसका नीला कलर जो है ना मलिन बन जाएगा, मलिन कलर हो जाएगा, यानी कि विलयन का रंग क्या होगा? बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल में देखिए कि जब जिंक जो है कॉपर सल्फेट, जिंक बोले तो वही लोहा, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो जिंक क्या करेगा? Cu को विस्थापित कर देगा, Cu को विस्थापित कर देगा और वो अपने आ जाएगा और Cu को अलग कर देगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हुआ?
इसलिए विस्थापन के कारण उसका विलयन का रंग बदल गया। ठीक है, इसको विस्थापन अभिक्रिया भी कहेंगे। क्या विस्थापन की, जब एक तत्व जो है ना किसी दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत, जैसे कि देखो कि ए है और यहाँ एक्स वाई है, ठीक है, तो क्या करेगा, ए क्या करेगा, एक्स को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। ए को, ये जो है एक्स को विस्थापित करके क्या हो जाएगा, ए एक्स बन जाएगा, वाई को अलग कर देगा, वाई को अलग कर देगा। ठीक है ना, ये क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। तो यह बात समझ में आ गया। लोहा क्या होता है बाबू, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील तत्व है, इसीलिए कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसके कारण उसका विलयन का रंग क्या होता है बाबू, नीला से मलिन हो जाता है, चेंज हो जाता है। आप देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लोहे की वस्तुओं का जस्तीकरण, जस्तीकरण का मतलब समझते हो, जस्तीकरण का मतलब होता है जस्ते की परत लगाना। ठीक है, लोहे की वस्तु में हम जस्ते की परत लगाते हैं, क्यों, क्योंकि जस्तीकरण क्या होता है बाबू, एक धातु कर्मिक प्रक्रिया है, धातु कर्मिक प्रक्रिया है, क्योंकि जस्तीकरण एक धातु कर्मिक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, जिससे क्षरण या जंग लगने से बचाया जाता है, राइट ना। लोहे में जस्तीकरण इसलिए किया जाता है कारण कि उसको क्षरण न हो सके, ठीक है, वो जंग उसमें न लग सके, इसी के कारण लोहे की वस्तुओं को हम क्या करते हैं, जस्तीकरण कर देते हैं। यहां तक समझ में आया ना। चलो आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन है ना, और इसके लिए एक संतुलित समीकरण भी हमें लिखना है। तो संयोजन का मतलब क्या होता है बाबू, कि जब दो दोस्त का एक हो जाना, दो दोस्त मिलकर एक बन जाना, वही संयोजन कहलाता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाएंगे, वो क्या कहलाएगा, संयोजन। क्या कहलाएगा, संयोजन। जहां दो या दो से अधिक पदार्थ जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर एक ही उत्पाद बनाया ना, जल, ठीक है, तो ये क्या हो गया, संयोजन। समझ में आया, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही पदार्थ बनाएंगे वो होगा संयोजन। ऑब्जेक्टिव में आता रहता बाबू, ठीक है ना। इक्वेशन को देखकर ही बता दो कि कौन सा इक्वेशन है। तो देखो दो या दो से अधिक मिलकर एक बना, तो ये क्या हो गया बाबू, मेरा संयोजन हो गया। इसी का ठीक उल्टा है बाबू, क्या है हमारा, वियोजन, जिसको हम अपघटन भी कहते हैं। वियोजन मतलब क्या होता है, वियोग होना, वियोग मतलब विखंडन, अपघटन, टूटना, है ना, टूटना। जैसे कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक, यानी एकल अभिकर्मक बोले तो यानी कि एक अभिकारक जो है ना टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। एक अभिकारक जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर जो है ना वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाता है। एक अभिकारक टूटा, इसका वियोग हो गया, अलग अलग में बट गया, तो अलग अलग में बटना क्या होगा, वो अपघटित हो गया, यानी कि अपघटित हुआ। तो अपघटित होगा तो वो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया, है ना। जब एक अभिकर्मक जो है ना टूटकर अलग अलग उत्पाद बना रहे हैं छोटे छोटे, तो वो क्या कहलाएगा बाबू, वियोजन कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है, संयोजन वियोजन में कोई डाउट नहीं ना। चलिए, तो नहीं है तो आगे चलते हैं। आइए प्रश्न 15, रोटी तो सबने पकाया है ना, रोटी तो सब देख रहे होगे ना। तो रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है, अब बताइए। रोटी और केक को फुलाने में जो है ना बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो कहोगे कि सर मैंने तो रोटी फुलाने में बेकिंग पाउडर का यूज की ही नहीं, है ना, उसको बनाती हूँ ऑटोमेटिक वो फूल जाता है ना। देखिए, तो आप नहीं कर रहे हैं बेकिंग पाउडर का यूज, लेकिन बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जो है ना, जहाँ बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो वहाँ फुलाने के लिए किसका यूज किया जाता है, बेकिंग पाउडर का। या जो केक जो फुला हुआ दिखते हो वो किसका यूज किया जाता है, उसमें बेकिंग पाउडर का यूज हम करते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्यों करते हैं। सो देखिए क्या होता है कि बेकिंग पाउडर जो है ना जैसे ही आपका जो है ना उष्मा के कांटेक्ट में आता है, उष्मा से संपर्क करता है, तो वो बेकिंग पाउडर से क्या होता है कि CO2 गैस निकलने लगती है। CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाबू गैस निकलने लगती है, जिसके कारण से जो है ना वह रोटी या केक फूल जाता है। समझ में आया। जैसे ही बेकिंग पाउडर जो है उष्मा के कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है, तो उससे CO2 गैस निकलने लगती है। इसी गैस के कारण केक या रोटी फूल जाता है। ठीक है ना। चलिए तब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाइड्रोकार्बन क्या है, इसका उपयोग बताना है बाबू। तो देखो
कार्बन, हाइड्रो बोले तो हाइड्रोजन और कार्बन बोले तो कार्बन, है ना। यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने कार्बनिक यौगिक को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से बने कार्बनिक यौगिक क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। जो दो प्रकार का होता है, एक क्या होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ना। इसका यूज क्या होता है ये बताओ। तो इसका यूज क्या होता है बाबू, सुगंध में, सेंट में, डिटर्जेंट के रूप में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। सुगंध और डिटर्जेंट के रूप में इसका क्या करते हैं बउआ, हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहां तक समझ में आया ना, ठीक है ना। चलो तो लाइक करते रहो, ठीक। अब आगे देखते हैं अगला। तो देखिए 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नांकित समीकरण का संतुलित रूप लिखिए। तो बाबू क्या लग रहा है, संतुलित, नाम क्या है संतुलित। संतुलित का मतलब क्या होता है ना, कि एकदम बैलेंस हो, राइट ना। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, सो देखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल। तो अभिकारक क्या होता है आप जान रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं। फॉर एग्जांपल में देखिए आप, ये एल्युमिनियम और H2SO4 जो है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है ना, तो भाग लेने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, अभिकारक। तो ये दोनों क्या हो जाएगा बाबू, हमारा अभिकारक होगा, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है। यानी कौन सा पदार्थ में निर्माण हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, साथ में Al2SO4 हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रतिफल हुआ। ये क्या हुआ, प्रतिफल हुआ, ठीक है। तो देखिए, तो रासायनिक अभिक्रिया में होता है बाबू, अभिकारक एवं प्रतिफल में जितने भी तत्व होते हैं उनको, उनकी परमाणु संख्या को बराबर करने के लिए, है ना, हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारक एवं प्रतिफल में सभी तत्व के परमाणु संख्या बराबर हो, तो वो क्या 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 कहलाएगा बाबू, संतुलित कहलाएगा। और यदि बराबर ना हो तो वो क्या कहलाता है, असंतुलित कहलाता है, ठीक है ना। चलिए साथ में एक क्वेश्चन इसमें इंक्लूड और कर दिया, क्या है कि इनका एक समीकरण जो है ना संतुलित रूप में बनाना है, जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एल्युमिनियम H2SO4 और Al2SO4 × 3 + H2 है। अब इसको मुझे बैलेंस करना है। तो क्या बोल रहा है कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों में क्या होना चाहिए बाबू, प्रत्येक तत्व, जितने भी तत्व जो है ना पार्टिसिपेट कर रही है इस केमिकल इक्वेशन में, उनका क्या होना चाहिए, परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे देखिए हम अब Al को उठाते हैं एल्युमिनियम को, तो यहाँ क्या है, अभिकारक में 1 है और यहाँ क्या है, 2 है। ये तो गलत बात हो गई ना। आप बैलेंस करोगे तो यहाँ क्या लगाओगे, 2 लगा दोगे। तो Al तो अभिकारक में 2 हो गया, प्रतिफल में भी क्या हो गया बाबू, 2 हो गया। चलो ये तो क्लियर हुआ। अब सेकेंड देखिए, यहाँ मेरा क्या है, SO यानी कि सल्फर मोनोऑक्साइड जो है 4 ठो है, और इसमें क्या है 4 3 12 को हो गया। सल्फर मोनोऑक्साइड कितना है बाबू, 12 को है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 है यहाँ 12 है, यानी कि यहाँ तिगुना करना पड़ेगा तभी ना 12 होगा। बात समझ में आ रहा है ना जी। तो यहाँ सल्फर मोनोऑक्साइड 12 है, तो इसको 12 करने के लिए क्या होगा, 4 3 जा 12, यहाँ 3 डालेंगे तो क्या हुआ, सल्फर मोनोऑक्साइड यहाँ 3 हो गया, एल्युमिनियम भी 2 हुआ, बैलेंस हुआ ना। लेकिन क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ जो है ना बहुत बुरा हुआ, वो बेचारा बहुत उदास हो गया। क्या उदास हुआ कि हाइड्रोजन इसमें 2 ही है और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3 2 जा 6 हो गया, 6। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, यहाँ मुझे इसको भी लो भाई, तुम काहे उदास हुआ, तू भी ले लो। अब ये भी खुश हो गया, अब ये भी क्या हुआ, खुश। अब हाइड्रोजन 6, सल्फर मोनोऑक्साइड 12 हो गया, यहाँ सल्फर मोनोऑक्साइड 12 हो गया, एल्युमिनियम 2 हुआ, एल्युमिनियम 2 को, अब तो बैलेंस हो गया, बैलेंस हुआ ना। तो अभिकारक और प्रतिफल में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। और ये जो SAQ इंडिकेट किया, S का मतलब सॉलिड हो गया, AQ मतलब एक्वाटिक हो गया, यानी कि विलयन होता है, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक सल्फेट का विलयन हो गया, ये एल्युमिनियम सल्फेट का विलयन हो गया, ये क्या हो गया मेरा, हाइड्रोजन गैस हो गया। तो ये क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक एडिशनल क्वेश्चन जो है आप करके दिखाइए हमें, एडिशनल क्वेश्चन एक आप करके दिखाइए। हाँ तो इसी कीजिए, क्या है बाबू कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, है ना, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप तो इसको पहले शब्द समीकरण जो है इसको आप सूत्र की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो जिंक का क्या होता है, फटाफट बोलिए, जिंक का क्या होगा बाबू, जिंक का Zn होगा। और सिल्वर नाइट्रेट का क्या होगा, बोलिए, कमेंट कीजिए फटक से। सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है बाबू, सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल सूत्र, केमिकल फॉर्मूला, सिल्वर नाइट्रेट क्या हुआ, सिल्वर नाइट्रेट का क्या होगा, Ag
AgNO3। जिंक नाइट्रेट का क्या हो जाएगा बाबू, AgNO, NO बड़ा लिख कैपिटल कर दो, NO3 इंटू 2 हो गया। अब प्लस सिल्वर का क्या होगा, Ag। अब लो, मैं तो इसका केमिकल फॉर्मूला लिख दिया, अब बैलेंस करने की बारी आया। तो बैलेंस हम कैसे करते हैं, इसका बैलेंस हम कैसे करते हैं, बैलेंस इसमें कितने तत्व है देख लो, एक तो Zn हो गए, जिंक यहाँ कितना है, एक है, जिंक यहाँ एक है, चलो ये तो हो गया। नाइट्रेट मेरा क्या है बाबू, AgNO3 जो है वो हमारा इसमें Ag एक हो गया, Ag एक है, Ag का भी तो ठीक है, NO क्या 3 है, यहाँ NO क्या है, यहाँ 2 होगा बाबू, 2 और 3 यहाँ होगा, राइट ना। यहाँ NO कितना होगा, 3 2 जा 6 हो गया, ये क्या है 6 है, और यहाँ कितना है बाबू 3 है, तो इसको 6 करने के लिए यहाँ 2 डालेंगे, तब जाकर ये बैलेंस हुआ। लेकिन बैलेंस तो हुआ, लेकिन Ag का क्या हुआ, 2 बढ़ गया, सिल्वर मेरा 2 बढ़ गया, तो सिल्वर बेचारा यहाँ एक ही है, इसको भी 2 बढ़ा दो, तो सिल्वर 2 हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। अब जाकर ये क्या हुआ, बैलेंस हो गया। आप बताओ बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, इसमें क्या कमी लग रही है, चलिए कमेंट कीजिए, समझ में आया तो कमेंट कीजिए फटाक से जल्दी। हाँ तो क्या ये समझ में आ गया ना। यहाँ ये हम क्यों कर दिए यार, ये तो यहाँ 3 ही होता है, इसमें थोड़ी सुधार किया जाता है ना। हम जो है परमाणु संख्या में सिर्फ बदलाव कर सकते हैं, अणु में नहीं, अणु में नहीं कर सकते। तो ये क्लियर हो गया। तो बैलेंस करना यदि आया तो वो तो चुटकी यूं चुटकी बजाओ और सॉल्व, क्योंकि सिंपल सी बात है ना बाबू। सिर्फ आपको देखना क्या है कि अभिकारक और प्रतिफल में जो तत्व लिखे हुए हैं ना, एलिमेंट, उसको देखिए आप कि उसमें जो है ना परमाणु संख्या कितना है। यहाँ जिंक मेरा 1 है, जिंक मेरा 1 है, यहाँ Ag क्या हो गया, सिल्वर 2 हो गया, ठीक है। नाइट्रेट क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ नाइट्रेट क्या है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 6 को बैलेंस करने के लिए 2 डालेंगे, तो यहाँ नाइट्रेट मेरा तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, सिल्वर 2 बढ़ जा रहा है, तो सिल्वर 2 बढ़ेगा, तो यहाँ सिल्वर में भी 2 लगा दिए, तो सिल्वर बैलेंस हो गया। अब जाकर ये पूरी तरह से बैलेंस इक्वेशन हो गया ना, संतुलित समीकरण हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है ना। आश्रित जल जो है विद्युत का चालक नहीं होता है क्योंकि जबकि वर्षा जल होता है, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए होता है बाबू क्योंकि आश्रित जल में जो होता है ना, आश्रित जल में घुलित लवण नहीं होते हैं, आश्रित जल में घुलित लवण नहीं होते हैं, जबकि वर्षा जल में घुलित लवण होते हैं। इसीलिए यह वर्षा जल क्या विद्युत का चालक कहता है, चालक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं आपको हम, कभी भी बाबू प्योर वाटर जो होता है ना, प्योर वाटर जो आप जैसे कि बिस्लेरी मार्केट से लेते हो तो वो प्योर रहता है, फिल्टरेट वाटर रहता है, तो उसमें करंट सप्लाई करोगे ना तो वो करंट सप्लाई नहीं होगा, है ना। और वही जो हम कल का पानी पीते हैं, वो तालाब का रहता है, वो सब लवणीय रहता है, उसमें लवण घुलित मात्रा में मिक्स रहते हैं, तो वो सब क्या होता है बाबू, वो करंट जो है ना सप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल में देख लो, एक हम लेते हैं, एक बीकर ले लेते हैं, एक हम बीकर ले लेते हैं। बीकर में क्या करते हैं बाबू, हम वर्षा जल या कल का पानी कुछ भी हो उसको कलेक्ट कर लो। कलेक्ट करने के बाद हम एक सेल ले लेते हैं अलग से, है ना। चलो एक हम सेल ले लेते हैं, सेल चाहे जितने पावर का हो मैटर नहीं करता बाबू। चलो एक सेल ले लिए, यहाँ से एक वायर जो है अंदर डालें, और यहाँ पर एक आप ऐसे बना दो ना, कॉर्क बना दो, ठीक है। ऊपर एक कील ले लेते हैं, दोनों एक कील, एक वायर को जो है इस कील से कनेक्ट कर दिए और एक वायर को इस कील से कनेक्ट कर दिए और फिर उसको ऊपर करेंगे। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक हम बल्ब लगा लेते हैं। क्या लगाते हैं हम, यहाँ पर एक लगा लो बल्ब। चलो यहाँ बल्ब लगाते हैं, ठीक है। स्विच तो देना भूल ही गए, स्विच भी दे दो बाबू, स्विच दे दो, ठीक है। आप जैसे इस स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, बल्ब जो है जलना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक्टिविटी से आप जान सकते हो कि बाबू प्योर वाटर क्या होता है ना, प्योर वाटर कभी भी जो है ना विद्युत का चालक नहीं होता है, उसमें करंट पास करेगा ही नहीं, है ना। और उसी वाटर में थोड़ा नमक मिला दो, तो नमक मिलाने से क्या हो जाएगा, वो लवणीय हो जाएगा। और जैसे ही लवणीय उसके गुण आ गए, है ना, जैसे ही उसका गुण जो है लवणीय आ गया, तो फिर क्या होगा बाबू, वो वाटर जो है ना, वाटर कहते हैं, करंट सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो क्यों नहीं होता, रीजन समझ में आया, क्योंकि आश्रित जल में जो होता है घुलित लवण नहीं होते हैं, जबकि वर्षा जल में घुलित लवण होते हैं। इसी कारण से जो है ना वर्षा जल जो है विद्युत का चालक होता है और आश्रित जल जो है बाबू विद्युत का चालक नहीं होता है। ये बात समझ में आ गया ना। चलिए
आइए अब आते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। 19 देखिएगा, ये क्या बोल रहा है बाबू कि धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग बताना है। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा का। तो धोने का सोडा का दो उपयोग कहाँ होता है बाबू? एक तो साबुन में होता है धोने का सोडा का, है ना, और एक क्या होता है, डिटर्जेंट में होता है। ये धोने का सोडा का दो उपयोग हो गया, साबुन में और डिटर्जेंट में। सेकंड आ गया मेरा बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा का पहला तो उपयोग हो गया आपका बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर जो है ना बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। और सेकेंड क्या आ गया हमारा, स्विमिंग पूल में पानी के पीएच लेवल जो है ना बनाए रखने में। स्विमिंग पूल जो होती है ना उसका पीएच लेवल जो है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है बाबू, उसका लेवल बनाए रखने में इसका यूज होता है। यहां तक समझ में आया ना? समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करते रहिए। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है कि सहसंयोजक बंधन क्या है, और इसके दो उदाहरण दे, है ना। सहसंयोजक बंधन, तो देखिए सहसंयोजक क्या होता है कि जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा कर, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा कर अपना अष्टक पूरा करते हैं, तब उनके बीच जो बंधन बनता है ना वो क्या कहलाता है बाबू? सहसंयोजक बंधन कहलाता है ना। जब दो परमाणु आपस में अपना इलेक्ट्रॉन का साझा कर अपना अष्टक पूरा करते हैं, दो परमाणु क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, कारण अपना अष्टक पूरा करने के लिए, है ना। और उसके बीच जो है ना जो बंधन बनता है उस वक्त वो क्या कहलाएगा? सहसंयोजक बंधन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल में Cl2 को देखिए आप, है ना, Cl2 क्या कैसे करेगा आपको तो देखिए, Cl अब बताइए कि Cl में जो होता है ना बाहरी संख्या कितनी होती है? एटम में इलेक्ट्रॉन सेल में नंबर कितना होता है बाबू? 287, यही ना होता है, यानी कि बाहरी में क्या होता है उसका 7 होता है। सील में क्या होता है बाहरी में बाबू? 7 होता है। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने आवश्यकता है इलेक्ट्रॉन का? एक ही ना। ये अपना अष्टक पूरा करेगा कब? जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका जो बाहरी कोश है वो कंप्लीट हो जाएगा ना। तो चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, 2 2 4 2 6 7 हो गया। बाहरी में कितना रहता है? 7 ही रहता है ना। चलिए तो ये अपना अष्टक पूरा कब करेगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा तो ये मात्र ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको देगा, है ना। तो ये अपना अष्टक पूरा कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करने के बाद ये क्या हो गया? इसका अष्टक पूरा कंप्लीट हो गया। ये जो बंधन बना है, ये बंधन, इसको हम क्या बोलेंगे? एकल बंधन बोलेंगे, एकल बंधन बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? ये बंधन कौन सा हो जाएगा? एकल बंधन हो जाएगा, क्योंकि जब दो परमाणु जो है ना एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है तो वो एकल बंधन कहलाता है। जब दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा तो कौन सा बंधन होगा बाबू? द्विबंधन होगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा तो क्या कहलाएगा? त्रिबंधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिबंधन। ये समझ में आया ना? एक एग्जाम्पल और देना है, चलिए देखते हैं यहीं पे एक एग्जाम्पल और समझिए। 2 एग्जाम्पल है तो ये तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखते हैं। तो देखिए सेकेंड एग्जाम्पल हम NaCl का ले लेते हैं। इसका एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू NaCl का। क्यों? क्योंकि NaCl में जो होता है बाबू, ये हमारा सोडियम Na जो हो गया और Cl क्लोराइड, ये दोनों क्या है बाबू? धातु और अधातु है। एक्चुअली ये दोनों का बॉन्डिंग जो होता है ना वो एक आयनिक बंधन बन जाता है ना, एक आयनिक बॉन्ड बन जाता है। क्योंकि देखिए Na क्या है बाबू, हम बताया पहले ही कि Na क्या है? धातु है, क्लोराइड क्या है? अधातु है। Na में जो है Na में जो सेल की संख्या हो जाएगा वो हो जाता है लास्ट में 2 8 और 1, है ना। यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। इसमें क्या है बाबू? इसका क्या होता है? 2 8 7 होता है क्लोरीन का, जैसे मैं बताया था। कितना होता है? 2 8 7। यानी कि इसको अपना अष्टक पुराने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको अपना अष्टक पुराने के लिए क्या चाहिए बाबू? एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। और ये क्या करेगा? खुशी खुशी एक का त्याग कर देगा, क्योंकि इसको तो ऑलरेडी एक देने के बाद 8 तो बची जा रहा है ना। बात समझ में आ रहा है ना? 8 तो इसको बची जा रहा है। तो ये क्या करेगा बाबू? जैसे सेल में क्या होता है? क्लोरीन में, क्लोराइड में 2 2 4 5 6 एक साथ हुआ। इसमें एक क्या करेगा? ये इसको दे देगा कि लो भाई मैं तुमको दे दिया, मैं तुमको दे दिया, लेकिन तुमसे मुझे रिटर्न नहीं चाहिए, तुमसे मुझे रिटर्न नहीं चाहिए। इसलिए ये बंधन कौन सा हो जाता है? आयनिक बंधन हो जाता है। नोट कर लीजिएगा, ये कौन सा बंधन हो जाएगा? आयनिक बंधन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये क्या किस टाइप का बंधन हो जाता है? आयनिक बंधन हो जाता है, राइट ना। ये समझ में आया? इसलिए क्या है कि Na प्लस देगा और Cl क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बिकॉज इससे ये वो लिया नहीं है, Na सोडियम क्या इसको दिया है। ठीक है,
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 21 को देखिए, ये क्या कर रहा है कि निम्न अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित पदार्थ की पहचान करें। उपचयित और अपचयित, अब देखिए ये उपचयित क्या होता है और अपचयित क्या होता है ना। उपचयित क्या होता है, अपचयित क्या होता है, तो देखिए उपचयित मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है वो कौन सा हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया होगा, है ना। और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई वो कौन सा पदार्थ हो जाएगा, उपचयित पदार्थ होगा, उपचयित पदार्थ होगा, समझ में आया ना। और अपचयित क्या होता है कि अपचयन अभिक्रिया होता है कि जिस अभिक्रिया में जो है ना, जिस अभिक्रिया के तत्व में जो है ऑक्सीजन की ह्रास हुई है, यानी पूरी तरह से डिपेंड होता है ऑक्सीजन। एक में ऑक्सीजन गेन होगा तो वो उपचयन होगा, ऑक्सीजन लॉस होगा, ह्रास होगा तो वो क्या हो जाएगा, अपचयन होगा। और वो जिस पदार्थ में होता है वो उपचयित और अपचयित पदार्थ कहलाता है। यह तो समझ में आ गया ना। चलिए देखिए, और ये जब दोनों एक साथ होता है किसी क्वेश्चन में तो उसको भी बोलते हैं क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया करते हैं। आइए तो यहाँ देखिए अब सोडियम को, ये सोडियम है, यहाँ सोडियम में क्या हुआ, ऑक्सीजन मिल गया है, ऑक्सीजन मिल गया है, यानी कि इस दोनों में ऑक्सीजन की बात क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो ये इसमें उपचयित हो गया। उपचयित पदार्थ क्या हो जाएगा बाबू हमारा, है ना, उपचयित पदार्थ क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। सोडियम क्या हो जाएगा, उपचयित होगा, क्योंकि इसमें क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, राइट ना। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या है, CuO, यहाँ बन गया कॉपर, यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ कॉपर बन गया, यानी कि सिंपल सी बात है, ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, तो क्या हुआ, इस दोनों में ऑक्सीजन क्या हुआ, ह्रास हुई, लॉस हुआ है ना। तो इसमें अपचयित पदार्थ कौन हो जाएगा, अपचयित पदार्थ कौन होगा, जिसमें ऑक्सीजन की ह्रास होती है, और ह्रास किसमें हुई है, कॉपर में हुई है। और साथ में देखो हाइड्रोजन यहाँ बाजी मार गया, हाइड्रोजन था और यहाँ बन गया हाइड्रोक्साइड बन गया, हाइड्रोक्साइड यानी कि पानी बन गया, पानी बन गया ना, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन यहाँ वृद्धि हो गई ना। तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, उपचयित पदार्थ हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बाबू, उपचयित पदार्थ हो जाएगा मेरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, उपचयित पदार्थ। बात समझ में आया ना। जो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वो उपचयित पदार्थ, और जिसमें ह्रास होती है वो अपचयित पदार्थ हुआ। तो ये कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है कि खनिज पदार्थ और अयस्क के बीच दो अंतर को बताना है ना। खनिज पदार्थ, तो देखिए दो अंतर लेते हैं हम। खनिज पदार्थ में ये प्राकृतिक पदार्थ है जो जमीन के अंदर खुदाई करके प्राप्त किया जाता है ना, जमीन के अंदर खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। जबकि अयस्क जो है ना, इसी में से चुना जाता है, खनिज में से ही जो है ना धातुओं को चुना जाता है, वो होता है अयस्क। यानी कि चलनी की तरह काम कैसे समझिए कि खनिज में से जो है ना सुविधाजनक जो है ना धातु को चुन कर निकाला जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। खनिज में ओवरऑल सब आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल में देखो पेट्रोलियम, कोयला, ऊर्जा स्रोत, लोहा, सिल्वर, तांबा जैसे जितने पदार्थ हुए सभी खनिज में आते हैं। लेकिन इससे चुना जाता है जो इसके सुविधाजनक हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसके अंतर्गत क्या आता है, सिर्फ लोहा आता है, सल्फर आता है, एल्युमिनियम आता है, तांबा आता है, कोई पेट्रोलियम पदार्थ नहीं आता है ना। दोनों में मुख्य अंतर यही है। पहला अंतर तो समझ में आया कि यह जमीन के अंदर खुदाई से निकाला जाता है, जबकि इसको क्या है बाबू, इसको खनिज में से ही चुना जाता है, खनिज में से ही इसको चुना जाता है। सेकेंड, इसके अंदर पेट्रोलियम, कोयला, ऊर्जा स्रोत है ना, एल्युमिनियम, तांबा, सल्फर सभी आता है, जबकि इसके अंदर जो है सिर्फ लोहा, सल्फर, एल्युमिनियम, तांबा जैसे पदार्थ ही आते हैं। ये क्लियर हुआ। चलिए ये समझ में आया ना। चलो आप सेकेंड क्वेश्चन देखो। प्रश्न संख्या 23 जो है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 287 है। कोई एक परमाणु है ना, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 287 है। अब उस तत्व का नाम बताना है कि ये किसका है और उसमें परमाणु संख्या कितनी होती है, परमाणु संख्या उसमें कितनी होती है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए तो अभी जस्ट बताए थे हम आपको कि 287 है, जिस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होता है ना ये परमाणु संख्या, उसका नाम है क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन है। 287 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व का नाम क्लोरीन है एवं इसकी परमाणु संख्या क्या होती है, इसको जोड़ दो, 2 8 कितना होगा, 10 10 7 17, तो इसकी परमाणु संख्या कितना होगा, 17 होगा। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ ना। 287 वाला का नाम क्या है, क्लोरीन है, और इसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी बाबू, 17 हो जाएगा। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 24 में। 24 देखिए, 24 क्या बोल रहा है कि कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। कार्बन मुख्यतः जो है ना, आप देखोगे कार्बन जो है ना सहसंयोजक यौगिक बनाने का रीजन क्या है। तो सबसे पहला देखिए कार्बन में क्या होता है बाबू, कार्बन में
जो बाह्यतम शेल की संख्या होती है उसमें चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस 4 इलेक्ट्रॉन को खोने में काफी ज्यादा एनर्जी लगेगी, ऊष्मा लगेगी, है कि नहीं। जिसके कारण से ये क्या हुआ कि अपना अष्टक पूरा करना, अष्टक तो भाई पूरा करना ही है ना। तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है कि दूसरे परमाणु के साथ जो है ना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, जिससे सहसंयोजक बंधन बनता है। क्लियर हुआ ना। कार्बन के बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या होता है, वो दूसरे के साथ सहसंयोजक बनाना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि 4 है, एक थोड़ी है कि ऐसे हटा दो, अष्टक तो इसको पूरा करनी ही है ना, इसलिए जो है सहसंयोजक यह बनाता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ ना। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। लाइक करते रहिए, तभी हमें मालूम चलेगा कि हाँ कि आप वाकई में आपको समझ में आ रहा है। और मैं अपने तरफ से कंटेंट तो बहुत अच्छा रेडी किया हूं, ताकि आपको जो है ना एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंस मिले और आप अच्छी तरह से लिख कर आओ। लेकिन आपका रिएक्शन होगा तभी हमारा जो होगा बाबू मन का हौसला बढ़ेगा, राइट ना। चलिए देखते हैं आगे हम। तो देखिए प्रश्न संख्या 25 क्या कर रहा है कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए मिलान कीजिए फटाक से। बेकिंग सोडा का रहा है, बेकिंग सोडा का क्या होगा सूत्र बताइए। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है बाबू। बेकिंग सोडा का क्या होगा, NaCO3, बेकिंग सोडा का हो गया। चलिए धोने का सोडा का क्या होता है, Na2SO4 और 10 Na2CO3 होगा। SO4 तो इसका हो जाएगा ग्लोबल लवण का, ये किसका हो जाएगा, ग्लोबल लवण का हो जाएगा। और जिप्सम का क्या होगा, बाबू CaSO4 2H2O होगा जिप्सम का। और नीलाथ होता को हम तूतिया के नाम से भी जानते हैं बाबू, किसका, तूतिया के नाम से जानते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, नीलाथ होता का हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। ये समझ में आया ना, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंस है इसका। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, विरंजन चूर्ण का, ये सब का सूत्र याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये पूछता है, ये डेफिनेट है। चलिए अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है कि वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है। वन को संरक्षित करने के लिए क्या कदम हमें चलाना चाहिए। तो देखिए पहला तो कदम हो गया क्या कि वनों का कटाव, क्योंकि वनों का कटाव तो होता है बहु, जिस प्रकार जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या वृद्धि होगी तो क्या होगा, उसको रहने के लिए घर चाहिए, उसको घर के साथ साथ क्या वो सुख सुविधा चाहिए। जैसे हम लोग सोते हैं बैठते हैं तो भाई लकड़ी का ही बनता है ना, तो बिना पेड़ कटे तो बनेंगे नहीं। तो पेड़ काटो बस। अब इसमें करना क्या, पेड़ तो काटो, मतलब कि जितना काटो उससे ज्यादा नहीं तो कम से कम उसकी मात्रा में जरूर फिर से आप वृक्ष को रोपिए, लगाइए। यानी कि कटाव का दर और वृक्षारोपण का दर, दोनों दर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, राइट ना। वनों का कटाव और वृक्षारोपण की दर में समान अनुपात होना चाहिए दोनों का, ठीक है। पहला तो ये कदम उठाना चाहिए। सेकेंड, वनों की आग से सुरक्षा करना चाहिए, है ना, क्योंकि वन में जब आग लगती है बाबू तो पूरे का पूरा जो है ना, देखते हैं ना आग कितना फैलने लगता है वहाँ। और वहाँ जो अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होती है, पेड़ पौधे से जो पत्ती गिरी रहती है तो एकदम सूखी रहती है, वो बस चिंगारी तक की दे रही है, चिंगारी लगते ही वो जो है ना फटाक से उसमें आग लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और तीसरा कदम क्या है बाबू, तीसरा कदम हमें बनाना है कि वनों को रोगों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। वन में जो है ना रोग से बचाने के लिए उसको क्या, कीटनाशक दवा जो है ना छिड़कना चाहिए। यह इंपॉर्टेंट 3 कदम से जो है ना हम वन को सुरक्षित रख सकते हैं, वनों का संरक्षण कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। 27 क्या कर रहा है, देखिए कि निस्तापन और जारन का दूसरा नाम भर्जन है, उस दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए निस्तापन क्या होता है, इसमें जो है ना अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसमें जो है अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जबकि जारन या भर्जन में जो है अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। पहला तो अंतर यही हो गया। दूसरा अंतर आता है कि इसके फलस्वरूप जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से गैस निकलता है, इसमें क्या निकलता है, सल्फर मोनोऑक्साइड निकलता है, SO2 निकलता है। इसमें क्या है, SO2 निकलता है। और तीसरा अंतर यह आता है बाबू, देखिए यहाँ कि यह जो है ना इस विधि से अयस्कों का निर्जलीकरण हो जाता है, और निर्जलीकरण होने के बाद ये स्पंज की तरफ फूल जाते हैं। निर्जलीकरण समझते हैं एकदम छोटे छोटे, इसमें ऑटोमेटिक छिद्र हो जाता है ना, और यह स्पंज की तरह फूल जाएंगे। जैसे छिद्र होगा तो इसमें हवा इंटर करेगा, इंटर करने के बाद वो क्या होगा, फूल जाएगा। और इसमें क्या होता है, एस का ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी एकदम भंगुर हो जाता है, यह जो है एकदम
क्या होता है ऑक्सीकृत मतलब कि भंगुर हो जाना, राइट ना। तो 3 अंतर समझ में आया ना। पहला अंतर क्या होता है, ये वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है जबकि इसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। सेकेंड क्या अंतर हुआ, सेकेंड अंतर हुआ कि इसमें जो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है किसमें, निस्तापन में, और जारन में क्या निकलता है, सल्फर मोनोऑक्साइड SO2 गैस रिलीज होता है। और थर्ड क्या हुआ बाबू, थर्ड इसमें होता है कि यह जो है अयस्क का निर्जलीकरण करके उसको स्पंज की तरफ फुला देता है, जबकि भर्जन या जारन जो है इसको ऑक्सीकृत कर देता है। भर्जन और जारन क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है। समझ में आया ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम कि प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। आखिरकार क्यों ये तीनों को जो है हमेशा तेल के अंदर ही डाला जाता है। तो इसका कारण यह है कि यह तीनों जो है कौन कौन, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये सब अत्यधिक क्रियाशील धातु है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है। इसको जैसे ही खुले वातावरण में निकालेंगे तो ये क्या, इसमें आग पकड़ लेगा। खुले वातावरण में आते ही ये जलना शुरू कर देता है। तो इसी के लिए जो है इस तीनों को क्या करते हैं बाबू, हम तेल में संग्रहित किया जाता है, तेल में संग्रहित करके रखा जाता है। बात समझ में आया। कारण क्या है, क्योंकि ये तीनों क्या है बाबू, अत्यधिक क्रियाशील धातु है। जैसे ही खुले वातावरण में आएगा तो ये जलना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यौगिक का नामकरण करें। चलिए कि जिसका आईपीएक नेम जिसको बोलते हैं वो लिखना है। कैसे लिखिएगा, ये क्या होगा बताओ बताओ, फटाक से कमेंट करो क्या होगा। यहां देखिए आईपीएक नेम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन चेन देखते हैं। कार्बन का कितना चेन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन का चेन को उसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम प्रोपेन बोलते हैं। और साथ में देखिए सभी इसका लेग क्या है, हाइड्रोजन से भरा हुआ है। बस एक लेग क्या है, OH है। एक लेग क्या है बाबू, OH है। OH यानी कि कौन से ग्रुप का है, OH कौन सा ग्रुप का है, एल्कोहल ग्रुप का है। OH क्या है बाबू, एल्कोहल ग्रुप का है। तो एल्कोहल ग्रुप में से क्या OL इसमें जुड़ जाता है, OL जुड़ जाता है, यानी कि ये तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, और OL ग्रुप में के कारण OH जुटा हुआ है तो OL लग जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, है ना, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, बात समझ में आया ना। इसका नाम क्या होगा बाबू, प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। ये OL ग्रुप का है, ये समझ में आया। चलिए क्रियाशील जो है चार्ट ये देख लीजिए, ये कौन कौन ग्रुप का क्या रहता है, तो OL लगता है या ये लगता है। ठीक है, चलिए तो ये कंप्लीट है ना, OL ग्रुप का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। कार्बन के चेन को पहले देखेंगे कि इतने कार्बन का है ना, 1 कार्बन है या 2 कार्बन है या 3 कार्बन है। ठीक है, जैसे कि वो भी चार्ट यहाँ दिखा हुआ, कार्बन के चेन के अकॉर्डिंग क्या नाम देंगे उसको भी देख लीजिए। ठीक, चलिए तो आते हैं हम आज का लास्ट जो बताया थे कि 30 क्वेश्चन में बताऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट, वो खत्म होने वाला है और उस पर ही आते हैं। 30 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हाइड्रोजनीकरण जो है ना क्या है और इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है ना। हाइड्रोजनीकरण क्या है और इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। तो इसको देखिए बाबू, हाइड्रोजनीकरण होता है क्या कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जो है ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना ही हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया कहलाता है। बात समझ में आ रहा है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में है ना प्लेडियम या निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। वही हुआ ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हुआ, निकेल के प्रेजेंस में है बाबू ऑक्सीजन कहते हैं, हाइड्रोजन के योग से संतृप्त बन जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहलाएगा। ठीक है, हाइड्रोजनी करते हैं। इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है वो देखिए बाबू, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग जो है ना वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना है। कैसे बनाता है देखिए, जैसे वनस्पति तेल, ये कौन सा होगा बाबू, ये वनस्पति तेल मेरा हो गया असंतृप्त। ये क्या हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जब इसको हम हाइड्रोजन के योग से किसके प्रेजेंस में, निकेल के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद ये क्या बन जाता है, वनस्पति तेल बन जाएगा, है ना। वनस्पति तेल बनेगा, घी बनेगा और डालडा बनेगा। ये सब क्या है, संतृप्त हो गया। ये सब क्या हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ। बात समझ में आया ना। ये हाइड्रोजनीकरण क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को ठीक है निकेल के प्रेजेंस में जो हाइड्रोजन योग करके संतृप्त में बदलना ही हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। यदि
हमारे द्वारा पढ़ाया गया बात आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, हाँ, और साथ में इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, राइट ना। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं